नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं 12th क्लास का अपना ये रहेगा। और 12th क्लास में अपन बात करेंगे हिंदी विषय की। हिंदी अनिवार्य जो विषय रहेगा उसकी अपन बात करेंगे। और उसमें भी अपन बात करेंगे पूर्व की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेके अपन बात करेंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आज की क्लास रहने वाली है। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के द्वारा पत्रकारिता के अमानवीय पहलू को पर जो है वो चोट की गई है, तर्क सहित उत्तर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आपके लिए रहने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर जो है वो भी आप लिख लीजिए। देखिए, इसका आंसर जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहा होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है उसमें एक अपाहिज व्यक्ति को जो है कैमरे के सामने लाया जाता है। ऊपर से देखने पर तो ये कार्यक्रम जो है एक अपंग व्यक्ति की पीड़ा को दिखाकर उसके प्रति जो है सहानुभूति जगाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। भाई, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक सहानुभूति जताने के लिए जो है ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य जो है वो अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना है और अधिक से अधिक विज्ञापनों द्वारा जो है वो लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये कभी वो नहीं चाहता कि इस अपंग व्यक्ति के साथ जो है वो सहानुभूति जताई जाए, इस प्रकार की कल्पना वो नहीं करता। और अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए जो प्रश्न हैं वो उसकी पीड़ा को कुरेदने वाले हैं, यानी उसकी पीड़ा को और ज़्यादा जो है प्रताड़ित करने वाले हैं और स्वाभिमान पर चोट करने वाले और मूर्खतापूर्ण हैं। वे पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को और अधिक बढ़ाने वाले लगते हैं। और ये सिर्फ करुणा नहीं कह सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहा जाएगा, पाखंड कहा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न किसी अपाहिज व्यक्ति से कोई मूर्ख और क्रूर व्यक्ति ही पूछ सकता है। प्रश्न क्या थे देखो, कि क्या आप अपाहिज हैं, और ये भी प्रश्न है कि अपाहिज आप क्यों हैं, आपकी अपाहिज बनने का कारण क्या है, और अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। इस प्रकार के जो सवाल है वो सिर्फ मूर्ख और क्रूर व्यक्ति ही पूछ सकता है। एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति ये सहानुभूति जगाने का कतई भाव नहीं है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, हमारा दूसरा जो प्रश्न रहता है कि बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप इसे कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, स्पष्ट आपको करना है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, यानी बहलाना सहलाना, उसकी आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होना। तो ये सहर्ष स्वीकारा में ये अंतर्विरोध की बात यहाँ पर की गई है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। रट लें, इसको लिख लें तो, ताकि आपको जल्द से जल्द ये याद हो जाए। चलिए, इसका आंसर जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पे है। देखिए कि ये दोनों कथन जो है परस्पर विरोधी लग रहे हैं। कवि ने जीवन के हर पक्ष, जैसे सुख है, दुख है, अभाव है, गरीबी है आदि को अपने प्रिय का प्रसाद मानकर प्रसन्नता से स्वीकार किया है। प्रिय के प्रेम को अपना रक्षा कवच उन्होंने माना है और प्रिय से ही अपना अस्तित्व जो है वो स्वीकार किया है। फिर उसी प्रिय की आत्मीयता जो है वो कवि को बर्दाश्त नहीं होना, एक विपरीत सी बात जो है हमें लग रही है। चलिए, कैसे लग रही है, और लगता है कि कवि को भय है कि प्रिय की अति ममता और समीपता के कारण उसकी जो आत्मनिर्भरता है, कवि की जो आत्मनिर्भरता है वो कहीं समाप्त न हो जाए और उसके मन में प्रिय के प्रति अवज्ञा का भाव न जाग जाए। एक तो होती है आज्ञा और एक होती है अवज्ञा, यानी आज्ञा का पालन न करना अवज्ञा कहलाता है, और उसके मन में प्रिय के प्रति अवज्ञा का भाव जागृत न हो जाए। इसलिए उसके वियोग का दंड जो है वो चाहता है, ताकि उसका प्रेम और भी गहराई में पा सके और आत्मनिर्भर होकर उसका व्यक्तित्व जो है वो परिमार्जित यानी शुद्ध हो सके। ठीक है, समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, हमारा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेके अपन बात करते हैं कि सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों कर रहा है। वहां पर प्रकाश की कामना करनी चाहिए, वहां पर वो अंधकार की कामना क्यों कर रहा है। चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि कवि को प्रिय के प्रेम का जो प्रकाश है वो सहन नहीं हो रहा है। कवि को जो प्रिय के प्रेम का जो प्रकाश है वो सहन नहीं हो रहा है, वह उसके लिए असहनीय बन गया है और उसी उजाले से बचने के लिए वह घोर अंधकारमयी गुफाओं में जो है लापता होना चाहता है और वह प्रिय के प्रेम के प्रकाश से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जो है वो परखना चाहता है। इसलिए वह प्रकाश के स्थान पर अंधेरे की कामना करता है और वह अनुभव करता है कि उसके वियोग के अंधकार में जीने के लिए क्या उसे प्रिय का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है वो अंधकार का सहारा कभी लेना चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर करना है। चलिए, हमारा चौथा जो प्रश्न रहेगा कि उषा कविता के आधार पर गांव की सुबह का वर्णन अपने शब्दों में करना है। इस प्रश्न को अगला घुमा के भी पूछ सकता है, याद आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्र जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कवि ने यहाँ पर अनेक उपमानों को जो है
उचित तरीके से काम में लिया है, जैसे भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ चौका काम में लिया है, और केसर से धुली हुई काली शील काम में ली है, खड़िया चौक से मली हुई जो स्लेट है उसको काम में लिया है। ये कुछ उपमान जो है वो कवि ने यहाँ पर काम में लिए हैं। और राख से लिपा हुआ चौका यानी चूल्हा जो है वो काले रंग की शील यानी मसाला पीसने का जो पत्थर है, और ग्रामीण जीवन के प्रमुख उपमान रहे हैं। शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं होता, शहरी लोगों को इन सब के बारे में पता भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, और स्लेट पर चौक से गांव के बच्चे जो हैं वही लिखा करते हैं, शहर के बच्चे जो है इसको नहीं जानते हैं। इस प्रकार भोर का ये चित्र जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित है और गतिशील भी है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के समय टूट जाता है। ऐसे जादू को स्पष्ट करना है जो सूर्योदय के समय टूट जाता है। तो वो कौन सा जादू है, देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए वो है अपना सूर्योदय होते ही प्रकाश जो है वो तेज हो जाता है, और उससे आकाश का जो कालापन है वो मिट जाता है, यानी आकाश में जो अंधेरा छाया हुआ था वो सूर्योदय के प्रकाश से उजाले में बदल जाता है। और उषा के समय की जो लालिमा है वो भी सूर्य की किरणों के कारण जो है सफेद रंग में बदल जाती है, यानी सूर्य की किरणों की जो लालिमा छाई हुई थी वो लालिमा सूर्य के उदित होने पर वही किस में बदल जाती है, सफेद रंग में बदल जाती है। और सूर्य की तेज गर्मी होने से देखो क्या होता है, सुबह की जो नमी होती है यानी कुछ गीलापन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और जो सौंदर्य उषा के समय जादू के समान लग रहा था वह सूर्योदय होते ही क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न जो रहेगा कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक पर मल दी हो किसी ने उषा की कविता की उपयुक्त पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है कैसे, यानी बाल मनोविज्ञान की बात यहाँ पर कहाँ की गई है उसकी अपन बात करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए कि पहले बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्लेट का प्रयोग किया जाता था। उस पर खड़िया चौक से बनी हुई बत्ती जो होती थी उसके द्वारा अक्षर लिखे जाते थे, और बच्चे खेल खेल में जो है स्लेट पर ही लिखते थे और उस पर ही मिटाते रहते थे, बार बार लिखते बार बार मिटाते। उत्साह कविता में इसी पंक्ति का संबंध जो है बच्चों से होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालने वाली कविता भी रही है। चलिए हमारा सातवां क्वेश्चन जो रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिराक गोरखपुरी ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है। तो चांद का टुकड़ा देखिए किसे कहा है, चांद का टुकड़ा जो है वो एक छोटे से सुंदर से बच्चे को जो है गोरखपुरी ने चांद का टुकड़ा कहा है। चलिए अगले प्रश्न पे, आठवें प्रश्न पे चलते हैं कि बच्चे की चांद लेने की जिद को माता किस प्रकार अपनी ममता भरी समझ से जो है वो पूर्ण करती है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर इसको स्पष्ट करना है कि किस प्रकार अपनी एक माँ जो है अपने बच्चे की जिद को पूरी करती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको दिख रहा होगा कि बालक आकाश में खिले हुए चांद को लेकर खेलने की जिद करता है कि मैं उस चांद के खिलौने से खेलना चाहता हूँ। माँ उसका हट जो है वो चतुराई के साथ पूर्ण करती है। वह बच्चे के हाथों में एक दर्पण देती है, शीशा देती है, और उसमें चंद्रमा की जो परछाई है वो दिखाती है और कहती है कि देखो चांद अब तुम्हारे हाथों में आ गया है, ये तुम्हारा है और तुम इससे खेल सकते हो। ये जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को कहती है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो देखिए कि फिराक गोरखपुरी की इस पंक्ति में प्रेम की विशेषता का वर्णन किया गया है। प्रेम में त्याग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति जितना त्याग समर्पण का भाव होता है उतना ही उसका प्रेम जो है प्रगाढ़ यानी गहरा होता है, और अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर सच्चा समर्पण करने से ही प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। चलिए बहुत सरल प्रश्न ये था। चलिए हमारा 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न पे चलते हैं कि फिराक गोरखपुरी का जो जन्म है वो कब और कहाँ होता है। कब और कहाँ होता है ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। प्रश्न ऐसा आएगा, 100% आएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। तो गोरखपुरी होने के कारण नाम से ही पता चलता है गोरखपुर में इनका जन्म होता है। गोरखपुर जो है अपने आता है उत्तर प्रदेश में, और ये जो घटना थी फिराक गोरखपुरी के जन्म की वो होती है 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी को। चलिए मेरे सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और भी मेरा तो यही कहना है कि आप तैयारी जो है अपनी इतनी मजबूती से कीजिए कि रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आए तो उससे जो है आपके पड़ोसी नहीं आपके घर वाले भी जो है वो भी खुश हों, है ना। ठीक है, पड़ोसी तो ज़्यादा दुखी होते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है तो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी ही खुश हों और घर वाले भी खुश हों। ठीक है, तो रिजल्ट जो है अपना बेस्ट से बेस्ट आना चाहिए। तैयारी आपको इस तरह से करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।